जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ सौरभ है। सौरभ पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ है और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू इसमें दिया है। आज साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए और इसके अलावा कोई जनरल बातें जो सौरभ हमें बताना चाहेंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सौरभ, अपना कुछ इंट्रोडक्शन आप पहले दीजिए। मेरा नाम सौरभ गौड़ है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मेरी ग्रेजुएशन यहीं के लोकल कॉलेज एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी था, पीसीएम मेरे सब्जेक्ट से। और उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे एमए करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से। एमए मैंने इग्नू से की और एमए के दौरान मेरे 64% बने। एंड देन उसी एमए के दौरान मैंने नेट भी क्वालिफाई किया एक बार और फिर 6 महीने बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट किया और फिर मेरा जेआरएफ भी हो गया दिसंबर 29 को 2019 को। और उसमें मेरी 12th रैंक थी। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए तैयारी करी। मेरा फाइनल में नहीं हो पाया, मेरिट के अंदर में क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसमें सौरभ, जहाँ तक मेरे को याद है, आपके हेल्थ इश्यूज कुछ हुए थे, इसका भी ये भी एक बड़ा रीजन रहा था। हाँ, सही बात है। बीच में मेरे साथ 2 साल तक मैं अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से डिस्टर्ब था और इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था। और अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड है। तो सौरभ, आपने जैसे रनिंग में ही एक बार आपने नेट निकाल लिया था, उसके बाद आपने वापस जेआरएफ दोबारा देके जेआरएफ निकाला था, तो आपने इसके लिए कहीं से कोचिंग की थी या आपने सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, मैंने किसी भी तरह की कोई कोचिंग नहीं की। जो भी था मेरा खुद का प्रिपरेशन था। इवन मुझे तो पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं पता था। हाँ, बीएससी से बीएससी, हाँ, क्योंकि मैंने बीएससी से एमए के अंदर आया था तो मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो एक तरह से मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन फिर हमने कॉप अप कर लिया। तो इनिशियली आपने इसके लिए कहाँ से गाइडेंस ली कि कैसे प्रिपरेशन करना है? इनिशियली मैं जैसा कि आजकल इंटरनेट की दुनिया है तो मैंने ब्राउज किया, मुझे कुछ सजेशन मिले कोरा पे कि भाई किस किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। और क्योंकि मैं इग्नू से एमए कर रहा था तो मैंने उसी की बुक्स उठा के थोड़ा सा पढ़ के देखा कैसी लगती है। स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए इग्नू की जो बुक्स होती है वो थोड़ी हैवी पड़ती है अगर आप एमए की उठाते हो, लेकिन मैंने पढ़ी उसे। थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में हार्ड लगा बट वो पढ़ने के बाद में दूसरी सारी किताबें सिंपल लगने लगी। तो आपने इग्नू से अपना बेस पढ़ना स्टार्ट किया था? हाँ, इग्नू से मैंने शुरू किया था। जो कि मतलब अगर मुझे कोई ढंग से अगर मुझे गाइडेंस मिल जाता तो मैं उसी वक्त सही टाइम पे सही बुक पकड़ लेता और हो सकता था पहली बार मेरा जेआरएफ हो जाता। तो सौरभ, आप हमारे साथियों को बताइए कि जो सिलेबस है यूजीसी का पॉलिटिकल साइंस का, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बुक्स आपने शेयर की और इसके अलावा जनरल जो टिप्स आप देना चाहेंगे? जैसा कि पहला जो फर्स्ट यूनिट आती है इसकी पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। वैसे मुझे कई सारे सजेशन मिले ऑनलाइन जो मैं देखता हूँ, कई सारे टाइप के सजेशन मिलते हैं आपको कि पॉलिटिकल थ्योरी हैवुड की आती है, एंड्रू हैवुड की आती है, हाँ, और ओपी गावा की आती है, जेसी जोरी साहब भी लिखते हैं। बट जो मुझे इनमें से सबसे अच्छी बुक लगी वो ओपी गावा की थी, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओपी गावा की बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ डालें पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। और उसके बाद में पॉलिटिकल थिंकर्स जो कि वेस्टर्न थिंकर्स हैं, तो वेस्टर्न थिंकर के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओपी गावा की ही बुक पढ़ें। वैसे मार्केट के अंदर दूसरी बुक भी हैं, जैसे जो डीयू के अंदर चलती है सुब्रतो मुखर्जी की आती है और वो अच्छी बुक है। लेकिन और एक इग्नू की भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके एक किताब है। लेकिन मैं अगेन इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप ओपी गावा को पकड़ें, क्योंकि ओपी गावा के अंदर जितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझा रखे हैं वो किसी और बुक के अंदर नहीं समझा रखे। और इसके अलावा इंडियन थिंकर्स भी आपकी यूनिट है? हाँ, इंडियन थिंकर भी एक यूनिट है। अगेन मैं इसके लिए भी ओपी गावा को ही रिकमेंड करूंगा ड्यू टू इट्स वेरी सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टाइल में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आप हिमांशु रॉय की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेट निकालना है, सीधा सा गेम खेलना है, थोड़ा टाइम है, तो आप 2 या 3 दिन में आप इस बुक को खत्म कर सकते हैं ओपी गावा की। इसलिए मैं ओपी गावा को ही रिकमेंड करूंगा। और इंडियन थिंकर्स जो है सौरभ, उसमें कुछ थिंकर्स ऐसे जनरली बुक्स में मिलते नहीं है,
उनको आपने कहाँ से रेफर किया, उनको कवर कहाँ से किया आपने? हाँ, जैसे कि कुछ थिंकर हैं जो, जैसे कि एक अगम सुत्ता करके एक बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है उससे रिलेटेड थॉट्स भी आते हैं। उसके अलावा जैसे कबीर के थॉट है और जो जैसे बर्नी के थॉट, ये जनरली मिलते नहीं हैं। तो इनके लिए आप डायरेक्ट गूगल कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर थॉटफुल क्वेश्चन बनने की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। इसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस आपका फोर्थ यूनिट है, जिसके अंदर आप जेसी जोरी साहब को रिकमेंड कर सकते हैं। जेसी जोरी के अंदर भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, और जेसी जोरी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए पेशेंस की जरूरत है। अपने को सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेबस को फॉलो करना है, कवर करना है। सारी बुक कवर करना जरूरी नहीं है। जैसे सिलेबस को आपको पकड़ना पड़ेगा। जेसी जोरी के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको लगेगा कि ये टॉपिक ये उसके अंदर नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ सिलेबस को पकड़ के रखना है। इसके अलावा IR आता है, आपकी जो 5th यूनिट है, इसके अंदर मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स को रेफर किया था। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लगा कि मुझे कोई फॉरेन ऑथर है तो इतना हार्ड होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने हर चीज़ को समझा रखा है। सर इसके ऑथर कौन है ग्लोबल पॉलिटिक्स? ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऑथर एंड्रू हैवुड है। आप अगर एंड्रू हैवुड को अगर पकड़ोगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो एक अच्छे राइटर सिद्ध होते हैं। लेकिन मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा IR के लिए कि आप अगर इसे पढ़ सकते हैं तो आप इसे पढ़िए, और अगर आप इसको नहीं पढ़ सकते तो आप पीयू घोष के 2 या 3 4 जो सेलेक्टिव टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिए, वो भी एनफ है। पीयू घोष की आती है, एक बुक आती है PHE पब्लिकेशन की। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी सोर्स उठाएं वो सिर्फ एक सोर्स उठाएं और उसी को रिवाइज करें। मल्टीपल सोर्स यूज, हाँ, मल्टीपल सोर्सेज यूज करने के नुकसान ही रहते हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, अल्टीमेटली फिर आप भूल जाते हो एग्जाम टाइम पे जब आपको नीड पड़ती है। और सर जो IR की बात करते हैं तो काफ़ी टाइमिंग सब्जेक्ट जो टॉपिक है, तो इसके लिए जो डे टू डे इवेंट्स है वो भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या किया, जो करंट इवेंट्स जो हैं उनके लिए? देखिए, मैंने करंट इवेंट्स के लिए मैं इतना कुछ नहीं कर पाया था उस वक्त, लेकिन अगर मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या पिछले 1 ईयर के अंदर कई सारी वेबसाइट है, दृष्टि है, विजन IAS है, इनमें अगर कोई या फिर कोई दूसरी जो कि शॉर्ट के अंदर 3 या 4 पेजेस के अंदर इवेंट कवर करना है। इवेंट कवर करना जरूरी है कि भाई कोई UNSC की मीटिंग कब हुई, रिसेंट मीटिंग कब हुई है ना, कॉप की मीटिंग कब हुई है, तो ये हमारे IR के पार्ट है। UN जो है IR का पार्ट है, G20 हमारा IR का पार्ट है। तो ये जो भी पार्ट है इनके रिसेंट समिट्स के बारे में हमें अगर सूचना मिल जाए, या फिर इनकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री कर रहा है, इसका शेरपा कौन है, और उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आप करंट से उठा लें, उसके 1 या 2 पेज के अंदर नोट्स बना लें, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अलग से किताब ना पकड़ें, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है ये ओपिनियन बेस्ड होती है ना। हर एक जो राइटर होता है वो अपने ओपिनियन के हिसाब से इसे लिखता है। तो आप इसके लिए कोई शॉर्ट नोट्स पकड़ लीजिए, और जो फैक्चुअल इवेंट जो हुए हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उन पे स्टिक रहिए। इसके अलावा आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स IR के लिए देख सकते हैं। NCERT की जो बुक्स आती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और हाँ बस एक ये किताब आप पकड़ लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके अंदर सिंपल से टॉपिक आते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, SC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। ऐसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अलग अलग राइटर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, तो आपको सब में जाने की जरूरत है। इसमें जनरली आजकल नेट का ट्रेंड हो गया कि यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डाले जा रहे हैं, तो आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को उठाइए और उसे 2 या 3 4 जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लीजिए, वो लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, जो डायनेमिक पोर्शन है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल मूवमेंट से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, या कोई स्पेशल कोई चीज़ बनी हो, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ हो, या फिर कोई मूवमेंट किसी कंट्री के किसी पार्ट में चला हो, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। NCERT में अगर कवर है तो वो इम्पोर्टेंट है, और अगर वो कवर नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको इसमें इतना नहीं जाना।
इसके अलावा लास्ट के जो 2 सेक्शन है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी वाला। तो पब्लिक एड के लिए लक्ष्मीकांत की किताब आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इनिशियल 4 चैप्टर, बस इनिशियल 4 चैप्टर पढ़ के और उसे साइड में रख दिया। यानी हर जगह अपने को सिलेबस को कवर करना है, ना कि बुक्स के पीछे भागना है। हाँ। जो भी सिलेबस के पॉइंट है केवल हमें वो चैप्टर्स उस बुक से पर्टिकुलर बुक से कवर करने हैं, उसके बाद उस बुक को बंद करके हमें रख देंगे। जो बुक्स मैंने बताई है वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन सारी पढ़नी नहीं है। मतलब हर बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, हर बुक को सेलेक्टिवली पढ़ना है। और अगर आपको उस बुक से समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे ऑथर को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ये मैंने जो फॉलो किया था मैंने वो मतलब बुक्स कोई भी हो सकती है, बस ऑथेंटिक हमें ऑथेंटिक सोर्सेज को यूज करना है। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज को गाइड्स वगैरह में यूज करने से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। गाइड्स के अंदर एक्चुअली जो फैक्ट्स का कलेक्शन होता है और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड नहीं करते। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पेपर पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और जो मेरा जो फैक्चुअल जो नॉलेज है, जो फैक्चुअल जो मेमोराइज करने का जो लोगों में होता है कि मेमोराइज कर लेते हैं, वो मेरे से नहीं हो पाता। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही फोकस होता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट को ढंग से करिए, जो कि ओपी गाबा को जरूर पढ़िए। ओपी गाबा की जो 3 किताबें उनको तो जरूर पढ़िए। और इसमें से मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 या 4 सेक्शन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओवरलैप भी कर जाते हैं। एक आपका पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर और आपका लक्ष्मीकांत। ये अगर 4 किताबें पढ़ के जाते हैं और इसे ढंग से पढ़ लेते हैं और लक्ष्मीकांत पब्लिक एड की जो 4 चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं, तो आपका नेट श्योरली निकल जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन इससे भी निकल जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपको सारा कोर्स अगर नहीं कवर कर पाते हो, टाइम कम है, अगर ये चारों भी करते हो तो आपका डेफिनेटली इससे भी नेट क्लियर हो जाएगा। मेरा हुआ था फर्स्ट टाइम में मैं ओनली 30 या 40% नेट सिलेबस कवर कर पाया था, 50% मेरा रह गया था। इसके अलावा मैं ये कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ फोकस कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कंपैरेटिवली आते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे शायद पुराने पेपर्स देख के कि हमें कहाँ फोकस करना है। बिल्कुल मैं इसी बात पे आने वाला था कि आपको इन सब बुक्स पे आने से पहले या फिर इनको जब आप शुरू करें पढ़ना, तो आप अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर जरूर बैठें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक बाइबल, है ना। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह का थॉट प्रोसेस है हमारे पेपर में करना, है ना। तो अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम सेलेक्टिव हो जाते हैं अपनी रीडिंग के अंदर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो गॉड के पी जाना है। मतलब आपको लिटरली काफ़ी ज़्यादा बार उसको करना है। मतलब जितनी बार आप बुक्स नहीं पढ़ोगे उतनी बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करोगे। ये मैंने नहीं किया था, इसीलिए शायद मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया था। बट मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे जरूर करें। इसके अलावा आई थिंक ये जो नेट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो यही है। तो फर्स्ट पेपर जो होता है यूजीसी का, जो जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो टॉपिक होते हैं, इनको आपने कहाँ से कवर किया था? जी, ये एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर आपने ये सारा कर लिया और अगर आपने फर्स्ट पेपर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो आपका जेआरएफ छोड़िए, नेट छोड़िए, कुछ नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मेरा बीएससी का बैकग्राउंड था तो मैथ्स रीजनिंग जैसे सेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, है ना। कॉम्प्रहेंशन भी हमारा ठीक हुआ करता है, तो उस चीज़ में मुझे दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको हाँ, प्लस नंबर। हमारे साथी काफी लोग हैं जो 2 या 3 अटेम्प्ट में उनका जेआरएफ केवल इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पेपर को इग्नोर करके रखा था। तो फर्स्ट पेपर में जितना उनका स्कोर कम रहता था तो जेआरएफ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से वो रह जाते थे। अगर हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो पेपर 1 का स्कोर है वो अबव एवरेज एटलीस्ट हो, ताकि इजीली जेआरएफ हो जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप फर्स्ट पेपर को सही नहीं करके जाओगे तो फिर मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जेआरएफ को टच कर पाओ। जेआरएफ के लिए आपका जरूरी है फर्स्ट पेपर का सही होना, और इवन पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की दिनों दिन कट ऑफ बढ़ती जा रही है। फर्स्ट पेपर के लिए बुक, कोई भी बुक आप पकड़ सकते हैं। एक तो अरिहंत जो पॉपुलर है, केवीएस मदान की जो किताब आती है, इन दोनों में से कोई। मैंने केवीएस मदान को फॉलो किया था एक बार पढ़ के, और उसके जो क्वेश्चंस है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर वो करके चले जाते हैं, आप सिर्फ और कुछ नहीं करते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो भी आपका काम काफ़ी हद तक हो जाता है, काफ़ी हद तक हो जाता है। और इसके अलावा सौरभ, जैसे ये तो हुई बुक लिस्ट की बात, ठीक है, इसके अलावा बुक्स पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस की भी हम बात करते हैं, ताकि एग्जाम में जब हम बैठे तो उससे पहले हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। तो उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया था? देखिए, मैं रिकमेंड तो ज़रूर करूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं कई सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुका हूँ, कई टाइप के मैं एग्ज़ाम पहले से ही दे चुका हूँ, मतलब मैंने एसएससी भी दिया, उससे पहले सीडीएस भी दिया, मतलब कई सारे बैंक के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी थी, मुझे कुछ और नहीं लगा वहाँ पे। मेरे टाइम पे कोर्स सिलेबस भी चेंज हुआ था, और उससे एक साल पहले ही ये ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पेपर अटेंड करने में, आपने पहले कभी पेपर नहीं दिए हैं, अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर 5 से 10 पेपर लगा के जाएं। और इसके लिए मैं वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, टेक्स्ट बुक जो वेबसाइट है वो काफ़ी डिसेंट वेबसाइट है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराएंगे, और उससे आपका डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा, रियल टाइम टेस्ट हो जाएगा, अगर आप उसको ढंग से फॉलो कर लेते हैं। और सर, इसके अलावा जैसे बुक लिस्ट की तो ये बात हो गई, लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसा रिसोर्स है जिसे लगभग सारे लोग उसे इग्नोर कर देते हैं इनिशियली, क्या कहते हैं स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में हमें क्या करना है, तो दूसरी बुक्स पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का कितनी इंपॉर्टेंस है इस पूरी प्रिपरेशन में? देखिए, मैं कुछ टाइम पहले ही बताया था कि जो 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की, एक जो इंडिया के रेफरेंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और एक पॉलिटिक्स इन इंडिया सेंसिटिव। हाँ, ये दोनों किताबें जो है, ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी सिलेबस को कवर करने में। लेकिन आपको जो बेस बनाना है, अगर बेस बनाने के लिए अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी जो 11th क्लास की आती है, अगर वो पढ़ें, वैसे उसमें इतना है कुछ नहीं, इतना डिटेल में मतलब आप बिल्कुल नए हो, आपको जो भी ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के बाद में पॉलिटिकल साइंस में अगर आप साइंस से इसमें आ रहे हो, तो आपको जरूर एनसीईआरटी को पकड़ना चाहिए। एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्क को भी काफी अच्छी एनसीईआरटी है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक अच्छी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और सर, इसके अलावा आप कोई टिप्स हमारे जो साथी हैं जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं उनको देना चाहेंगे आपकी तरफ से? टिप्स यही है कि आप सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, सभी यही बोलते हैं, और मैं भी यही बोलूँगा कि इसके साथ ही आप जो भी आपके नोट्स हैं आप बनाते हैं, उन्हें शॉर्ट रखने की कोशिश करें, कंसाइज बनाएं, जिससे कि आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको पता पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, और उससे कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, काफ़ी सारे रिपीट होते हैं, तो उससे आपको कोई बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू सौरभ, अपने एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करने के लिए, और आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट्स आगे देना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच। आपका जो रिजल्ट पेंडिंग है फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।